welcome to my YouTube channel Study Share with Krati 2, and today into this video we're gonna continue our chapter 3 of Political Science Contemporary World of Politics Class 12 NCERT. So before starting this video, let me tell you that recently Study Share with Krati started crash course for History and Political Science, and I'm gonna start batch 4 from 16th of August. So in case you are willing to join this course, you can. I'll be teaching live into this course and you will be able to complete your course or your subject syllabus within 2 months. So contact me for more info. WhatsApp number is given in description box. You can also text me on Instagram, otherwise Telegram. So let's get started with our chapter. This chapter is now new centers of power as per the latest syllabus. इसको पहले alternative centers of power के नाम से हम जानते थे. However, new books are still not in the market. If you are watching this video in August and if you will watch later, probably you will get your books. New centers of power, since the chapter name has been changed, as well as there are some topics जो add हुए हैं इसमें, जैसे कि रशिया, ब्रिक्स, इंडिया, इजराइल, बिकॉज वो भी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आते हैं. फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन. चैप्टर 3 जो कि पहले हुआ करता था, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस एंड आई विल बी अटैचिंग द लेटेस्ट सिलेबस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू मे हैव अ क्लियर आइडिया कि क्या आना है क्या नहीं आना है, क्योंकि इस बार चूंकि स्कूल्स नहीं खुले हैं तो सिलेबस को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या है ये, लेट मी डिस्क्राइब यू. इफ यू लिव इन एनी सोसाइटी और इफ यू लिव इन एनी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग, या फिर आप किसी मोहल्ले में रहते हो या फिर आप किसी गली में रहते हो, वहां आपकी खुद की गैंग होती है, राइट? लाइक देयर आर सम, यू आर हैविंग योर फ्रेंड्स जो साथ मिलके हैंग आउट करते हैं एंड यू ऑल्सो प्ले स्पोर्ट्स और इधर उधर जाते हैं, लाइक दिस. सो यू कैन से इट्स अ रीजनल गैंग. ठीक है, आपकी वो गैंग है. अब यही गैंग जो है हर एरिया में अलग अलग होती है. या फ्रॉम डिफरेंट मोहल्ला, एंड आई एम फ्रॉम डिफरेंट मोहल्ला, हो सकता है हमारे यहाँ की गैंग कोई और होगी, आपके यहाँ की कोई और है. दीज आर गैंग्स एक्चुअली. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. यूरोपियन यूनियन इज अ रीजनल कोऑपरेशन जो जस्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बनाई गई थी. लेकिन ये जो रीजनल कोऑपरेशन है ना, इसके लिए शुरुआत काफी पहले से हो गई थी. लेट्स सी, मार्शल प्लान. Under Marshall Plan, actually, it was to revive the European economy. Marshall Plan एक प्लान था जो कि अमेरिका ने प्रपोज किया था. So like after सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर हम देखेंगे तो यूरोप की हालत काफी ज्यादा बुरी थी. यूरोप में ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था. इसकी वजह से अमेरिका ने ये प्लान प्रपोज किया था एंड दिस वाज मार्शल प्लान. अंडर दिस मार्शल प्लान OEEC वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो है आती है एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948. अब ये OEEC क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि 1948 में एस्टैब्लिश की जाती है. दिस वाज जस्ट अ चैनल एड कि जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं इनकी किसी तरीके से मदद की जा सके. काउंसिल ऑफ यूरोप. अब सी द पैटर्न लाइक दिस गिवन इन योर बुक, टाइमलाइन दी है, यू हैव टू रेफर दैट कि ये अचानक से नहीं हुआ था, ये काफी टाइम से कोई ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी. फाइनली एक आती है. काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो आती है 1948 में. दिस वाज अनदर जो पॉलिटिकल रिलेशन है एंड जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है 1957 में बनाई जाती है. दिस वाज फॉर द सेम पर्पस. फिर लास्टली आता है यूरोपियन यूनियन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992. यू कैन से दीज ऑल वर नॉट सक्सेसफुल क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी सुपर पावर्स थी लाइक यूएसएसआर. बट जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो यूरोपियन इकोनॉमी, दिस वाज अ स्टेबल वन बिकॉज हियर वी सी दैट डिफरेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आई, काउंसिल आई, कोऑपरेशन आई. फिर यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश्ड इन 1992. सो दिस वाज टू प्रोवाइड द हेल्प फॉर दोज कंट्रीज जो अभी यूएसएसआर से निकली ही थी. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, दे वर लुकिंग फॉर अ वे कि जहां पर उनको किसी से हेल्प मिल सके एंड दे कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनियन. सो दीज वर यूरोपियन यूनियन जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का फ्लैग है, जिसका खुद का एंथम है. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स.
EU is the biggest economy of a 12 trillion. Guys, here I just want to point out one thing, that there are certain topics or certain points which are not at all relevant into your book, because we are writing about contemporary world politics, so it's far better if we will refer the contemporary data. If we see, ये जो EU वाला टॉपिक है, इसमें अगर आप ओल्ड बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें है EU is biggest economy with 12 trillion dollar, which is not at all right in today's context. If you will just search it and you will get to know कि जो EU की इकोनॉमी है वो अभी 2019 के हिसाब से it is $18 trillion. Okay, so it is $18 trillion, so it is not the biggest economy, क्योंकि biggest economy तो USA है. USA की अगर हम economy देखें then it was actually recently 2020 के हिसाब से देखेंगे then it is 21 point something, ठीक है, nearly 21 trillion. Alright, so this is how 18 trillion and $21 trillion. If you will see that कि कौन सी बड़ी है, तो of course USA जो है वो biggest economy है in the world. And if you want to know कि 5 top biggest economy कौन कौन सी है, then उसमें Germany, Japan, India, USA आते हैं, ठीक है. EU percentage of trade is 3 times larger than the USA. Now let me tell you that what's the percentage of USA in world trade. World trade में USA जो है उसका percentage है 15.2. 15.2 USA का है, but if we see EU का जो trade है वो इतने percentage नहीं है. The reason is 2019 तक आते आते EU की कई सारी मेंबर कंट्रीज ने रिसेशन जो है अपनी इकोनॉमी में फेस किया है. इसी की वजह से जो इसकी जीडीपी है वो गिर जाती है, इसका जो ट्रेड है वो भी गिर जाता है. EU मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस. मेन रीजन है जो ब्रिटेन एंड फ्रांस है, दीज आर परमानेंट सीट होल्डर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. मतलब आपको पता होगा कि देयर आर 5 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन है, बाकियों को इनके ऊपर डिपेंड रखना होगा अंडर द ट्रीटी ऑफ NPT, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. सो इसके हिसाब से देखा जाए तो वी सी दैट देयर आर ओनली 5 कंट्रीज हु आर हैविंग द परमिशन टू हैव न्यूक्लियर वेपन, अंडर विच countries comes. Okay, so if we talk about United Nations Security Council में 5 permanent members हैं. उसमें अमेरिका आता है, रशिया आता है, ब्रिटेन, चाइना एंड चाइना, जिसमें अमेरिका आता है, रशिया आता है, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. दीज आर द 5 कंट्रीज जिन्होंने 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे. इसलिए देयर इज वन ट्रीटी दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अंडर विच ओनली दीज कंट्रीज हैव परमिशन टू कीप द न्यूक्लियर वेपन्स. बाकियों को इनके ऊपर डिपेंड रहना होगा इफ दे साइन NPT. दैट्स द रीजन इंडिया ने NPT साइन नहीं की थी. सो अब अगर किसी कंट्री के पास अगर कोई कंट्री परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसकी वजह से EU जो है और ज्यादा पावरफुल बन जाता है. बिसाइड दिस EU में जो लेटेस्ट और जो न्यू मेंबर्स इसमें आए हैं वो हैं स्वीडन एंड डेनमार्क, जो EU में शामिल हुए हैं. बट देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो. EU मेंबर ब्रिटेन की जो PM थी वो थी मार्गरेटा थैचर. अब इनका क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिका के साथ इराक इन्वेजन जो हुआ था उसमें साथ दिया था. वी हैव स्किप्ड द चैप्टर 3 विच यूज्ड टू बी वंस US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. उसमें बताया गया है कि किस तरह से USA ने बाकी कंट्रीज के साथ मिलके दिस वाज कोलिशन ऑफ अ विलिंग, तो मोर देन 30 कंट्रीज थी, उसमें उन सभी के साथ मिलके इराक पे इन्वेड किया था, ठीक है, और उसमें ब्रिटेन ने इसका साथ दिया था. हाउएवर EU ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी EU के खिलाफ ब्रिटेन गया. सो EU के जो इंटरेस्टेस हैं और जो ब्रिटेन के इंटरेस्टेस हैं वो मैच नहीं होते हैं, इसीलिए देयर वाज सेवरल कॉन्फ्लिक्ट. इसीलिए देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड EU की बन नहीं रही थी. फाइनली 2017 में ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था EU के साथ. सो इनिशियली देयर यूज्ड टू बी 28 मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन, बट नाउ वी आर हैविंग 27. ऑलराइट,
सो दिस वॉज आर यूरोपियन यूनियन. वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इनका काम है पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली एक दूसरे को सपोर्ट करना. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. अब इसी तरीके से एक और हम गली गैंग की बात करते हैं. ओके, गली गैंग इज लाइक जो मोहल्ला गैंग अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी. इट इज गोइंग टू बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. सो इट इज फॉर साउथ ईस्ट एशिया. Established in 1967 by 5 countries और वो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. पहले बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद जो है ये आसियान फॉर्म किया जाता है, क्योंकि हम उसको आसियान ही बोलते हैं. लेट मी राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट. ओके, सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. नाउ ASEAN Way. Before this, let me tell you that there are also some new countries जिन्होंने जो है इसको ज्वाइन किया, जैसे कि वियतनाम, लाओ एंड कंबोडिया एक्सेट्रा. टोटल देखा जाए तो उसमें 10 मेंबर्स हैं. ASEAN Way, व्हाट इज इट? जैसे स्कूल में हम सभी के एक एनुअल फंक्शन होता है और सभी के एनुअल फंक्शन का नाम जो है वो अलग रहता है. आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन का नाम क्या था, बट in school it is said that we are a part of a one family, right? हम एक ही परिवार से हैं and we are celebrating our annual function जिसको उत्तरन, नवरतन, मतलब नवरतन is like different names are there. उमंग, so these are the names for annual function. Same ASEAN Way भी कुछ ऐसा ही है. ASEAN Way में जो है ये सभी ने एक इट्स अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो एक दूसरे के साथ करेंगे. एंड अंडर दिस आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स रखे गए. आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर से हमारा मतलब है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. आसियान वे पहले मैं आपको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं. इट्स अ इनफॉर्मल मीटिंग. ठीक है, इनफॉर्मल मीटिंग मतलब गेट टूगेदरिंग होती है इनफॉर्मल, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बात करने आए. इट्स लाइक गेट टूगेदरिंग ऑफ दीज ऑल नेशन लीडर्स. वेयरएज आसियान कम्युनिटी 3 पिलर्स, इन्होंने भी जो है EU का रास्ता अपनाया. यूरोपियन यूनियन ने अपनी खुद की एंथम बनाई. ठीक है, उसने अपना खुद का फ्लैग लाया एंड सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, सभी मेंबर स्टेट्स के लिए. इसने भी EU का वे फॉलो किया. इसने सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई ताकि प्रिवेंट किया जा सके सिक्योरिटी और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अमंग दिस मेंबर स्टेट. मान लीजिए जो है मलेशिया एंड थाईलैंड का चल रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसमें अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो पहले इनकी रीजनल जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगी. आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी टू मेक श्योर दैट ऑल द कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो. एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, दिस फॉर प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ ऑल दीज मेंबर नेशंस. इसके बाद कुछ और पॉइंट आते हैं जिसमें आता है आसियान फ्री ट्रेड. So which I haven't made down. Actually मैंने ये लिखा नहीं है, but still I'm writing here. ASEAN FTA, ASEAN Free Trade Agreement. It means that ये जो गली बॉय हैं, okay, just giving you example, don't take it seriously. जो गली बॉय हैं, इनके साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया गया कि भाई आपके एरिया में कोई भी आ रहा है, you will provide that person थोड़ी सी फैसिलिटीज लाइक थोड़ा आप कोऑपरेट करोगे इसके साथ इन टर्म्स ऑफ लेबर, वर्कर्स एंड ट्रेड, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो यानी कि इसका मतलब है कि जैसे कि इंडिया ने आसियान के 2 मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया है, जिसमें से आते हैं सिंगापुर एंड थाईलैंड. इट मीन्स दैट इन केस इंडिया यहाँ पे आएगा तो सिंगापुर एंड थाईलैंड में इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी इन टर्म्स ऑफ वर्क्स, क्योंकि पॉलिसी जो है वो उसके फेवर में होगी. सो दिस इज व्हाट इज आसियान. एक्चुअली आसियान ने अगर कॉन्फ्लिक्ट कम किए हैं, ठीक है, इसमें इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कोई काम है या नहीं है, इट इज रेलिवेंट इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स और नॉट. सो फॉर दिस वी कैन से दैट एक्चुअली आसियान ने 2 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जिसने मीडिएट किया था. एक तो हुआ था कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, एंड दूसरा था आपका ईस्ट टाइमर क्राइसिस. लेट मी राइट कंबोडियन.
So East Timor crisis and Cambodian conflict and East Timor crisis, these were the two events जहाँ पे आसियान ने important role play किया and mediate करने की कोशिश की. So that's it. These were our topics. Remaining topics we will be discussing into our next part of this video. But I would like to repeat whatever I just described you into this video. European Union for this. So here we talked about the European Union. European Union में जो भी आपकी बुक में दिया गया है, except this, इसके बाद जो भी लेटेस्ट डेटा वो देते हैं, प्लीज उसको रेफर मत करना, वो यूज करना जो फिलहाल में इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि जो आपकी बुक में डेटा दिया है वो 2005 का 10 का दिया गया है, जो कि काफी पुराना है. एंड वी आर रीडिंग कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंटेम्पररी डेटा ही होना चाहिए. यहाँ पे आप कर सकते हैं. जब बात आती है इकोनॉमी की, रिमेंबर इसकी जो इकोनॉमी है वो 18 ट्रिलियन है. EU परसेंटेज ऑफ ट्रेड इज 3 टाइम लार्जर देन USA. Yes, it is larger, but now it has declined due to recession in some of the EU's members nation. ठीक है. इसके बाद EU members ब्रिटेन एंड फ्रांस. EU को अगर कोई पावरफुल बनाता था तो वो थे ब्रिटेन एंड फ्रांस. ना ब्रिटेन ने 2017 में एग्जिट कर लिया था EU से, क्योंकि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसके जो इंटरेस्ट थे वो EU के इंटरेस्ट से मैच नहीं करते थे. इसके अलावा स्वीडन एंड डेनमार्क जो है वो कंट्रीज उन्होंने जो है EU ज्वाइन कर लिया है. सो दिस इज द लेटेस्ट डेटा. इसके अलावा आप मिलिट्री का जरूर ऐड कीजिएगा कि EU की जो टुगेदर अगर हम मिलिट्री देखे जाए देन it is considered one of the biggest military. However, I am not at all convinced with this fact. Please try to search it and let me know in the comment section. Here I am leaving one task for you. ASEAN, it is Association of Southeast Nations. दूसरी जो है हमारी गली गैंग. तो ये फॉर्म हुआ था 1967 में by 5 countries: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन. इसके बाद कई सारी अदर कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया. जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आता है कंबोडिया एंड अदर कंट्रीज. ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन. जैसे कि हम बात करें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने इसको ज्वाइन किया. टोटल अभी यहाँ पे 10 मेंबर्स है. आसियान में इट्स इनफॉर्मल गेट टुगेदर जिसमें ये सारे मेंबर नेशंस मिलते हैं, चिट चैट करते हैं, मतलब बातें करते हैं. दैट्स इट. आसियान कम्युनिटी 3 पिलर्स. आसियान ने भी वही रास्ता अपनाया जो EU ने अपनाया था. NS ने अपने 3 पिलर्स रखे. आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जिसका काम है कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस पर ध्यान दे. देन आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसका काम है कि हमें जो है सभी का मेंबर नेशंस की इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाना है. फिर आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी, एक दूसरे का कल्चर भी प्रमोट करना है. एंड दैट्स इट. फिर आती है आसियान रीजनल फोरम विच वॉज फॉर्म्ड इन 1994 फॉर फॉरेन पॉलिसीज एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस. आसियान FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. सो अगर इस गली गैंग के साथ किसी को ट्रेड करना है और इसके कुछ मेंबर्स नेशन के साथ ट्रेड करना है, दे कैन डायरेक्टली साइन अग्रीमेंट विद आसियान. तो उनका रास्ता इन नेशंस में जाने के लिए भी आसान हो जाएगा. So this was our chapter. I'm just hoping that you have understood. I try to simplify it because मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली EU जब उसमें OECD फिर CE बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन आते हैं. Make sure you hit the like button, share this video, comment below. Do not worry guys, जो भी इसमें लेटेस्ट टॉपिक ऐड हुए हैं I'll be teaching those also in my upcoming video. इसके पार्ट 3 आएंगे. दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे. पार्ट 3 में जितने जो लेटेस्ट टॉपिक ऐड हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. जब तक के लिए यू मेक श्योर दैट आपने जो है सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया हो फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना करें. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. बाय.